ठीक है, तो पहले हमारे पास फैक्टर कॉस्ट और दूसरा मार्केट प्राइस। अभी तक हम यही तो करते हैं, पहले फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ही था। हम फैक्टर कॉस्ट से डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे चले जाते थे। फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडीज माइनस करते थे, और हम पहुंच जाते थे मार्केट प्राइस पे। लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि इसमें ये जो टैक्सेस हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, और ये सब्सिडीज भी आपकी दो तरीके की हो सकती है। तो टैक्सेस दो तरह के हो गए, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस, ऐसे सब्सिडीज भी आपकी दो तरीके की हुई। तो अगर हम उन दोनों टाइप की सब्सिडीज और टैक्सेस को पिक्चर में लाते हैं तो हमारे पास एक चीज और निकल के आती है जिसे कहते हैं बेसिक प्राइस। तो पहले हमारे पास डायरेक्ट क्या था, हम फैक्टर से जाते थे मार्केट पे, लेकिन अब एक इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ पे स्टेज आ गई जिसे कहते हैं बेसिक प्राइस। तो पहले आपको बेसिक प्राइस पे जाना है, तो बेसिक प्राइस पे जाने का भी तरीका वही है। बेसिक प्राइस पे जाने का तरीका भी वही है कि टैक्सेस आपके ऐड होंगे और सब्सिडीज आपकी माइनस होगी। लेकिन यहाँ पे कौन से टैक्सेस ऐड होंगे, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो बेसिक प्राइस मिलेगा आपको फैक्टर कॉस्ट पे। और जब बेसिक प्राइस में आप प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी दोनों को पिक्चर में लाओगे देन यू विल गेट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इतना तो फर्क है इसमें कि पहले ये बेसिक प्राइस पिक्चर में नहीं था, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमने दोनों को बाइफरकेट कर दिया है, दोनों चीजों को किस किस को बाइफरकेट कर दिया, प्रोडक्शन को अलग कर दिया, प्रोडक्ट को अलग कर दिया। और आपको मैं समझा ही चुका हूँ प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है वॉल्यूम पे, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम, जबकि जो प्रोडक्ट वाली होती है दे आर डिपेंडेंट। उनके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए। ठीक है, तो वो आपको याद रखने पर प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2-3 पेपर में क्वेश्चन आ चुका है इनको लेके, रिलेशन को लेके। ठीक है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूले दिए होंगे, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना तो आपको अब क्लियर है कि आप कर लोगे। ये प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करना भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि अगर फैक्टर कॉस्ट है, जैसे कोई भी चीज 100 रुपए की बनी तो पहले टैक्स तो ऐड ही होंगे उस पर, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी वो माइनस ही होगी, तब जाके आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जीडीपी में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, पहले बेस ईयर, और उसमें जैसे हमने, आपको पता हो तो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जीडीपी में भी कुछ रिफॉर्म किए। ठीक है, तो 2015 में रिफॉर्म आया, और जीडीपी की कैलकुलेशन में भी कुछ रिफॉर्म किए गए। तो क्या क्या रिफॉर्म है देख लेते हैं। पहला तो ये इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो बेस ईयर हैज बीन चेंज्ड टू 2011 फ्रॉम 2004। ठीक है, 2004 था पहले, आपने देखा होगा सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, उन सबका भी चेंज किया था, वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसका बेस ईयर याद रखना है 2011। ठीक है, 2011-12 अगर फिस्कल ईयर के हिसाब से लिखे तो 11-12 ये याद रखना एक तो प्रीलिम्स के लिए कि बेस ईयर क्या है जीडीपी का। अब बेस ईयर क्यों चेंज करते हैं ये तो हम डिटेल में देख चुके हैं कि कुछ चीजें आपकी ऑब्सोलीट हो जाती है, कुछ नई चीजें आपके बास्केट में ऐड होती है, तो आपको जीडीपी का बेस ईयर तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, हर चीज का बेस ईयर आपको चेंज करते रहना चाहिए 5-7 साल बाद। ठीक है, वो हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि बेस ईयर क्यों चेंज करते हैं। दूसरा क्या है, जो आपकी जीडीपी है वो किस पे कैलकुलेट होती है, कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में तो आपका टैक्सेस और सब्सिडीज पिक्चर में नहीं आएंगे, वो भी आने चाहिए। तो अब कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पे देखो, मार्केट प्राइस अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब जीडीपी किस पे कैलकुलेट होती है, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। तीसरा क्या है, अब जो आपका सीएसओ है, जो जीडीपी काउंट कैलकुलेट करता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, मैंने आपको पहले भी बताया था जीडीपी भी ये निकालता है, सीपीआई भी ये निकालता है, वो हम देख चुके हैं डिटेल में। सीएसओ टेक्स इनटू अकाउंट सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन लेता है जीवीए, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, और वो भी किस पे, बेसिक प्राइस पे।
पहले बेसिक प्राइस नहीं होता था, पहले फैक्टर कॉस्ट होता था। अब ये आपका जीवीए लेता है ग्रॉस वैल्यू एडेड सेक्टर वाइज, और फैक्टर कॉस्ट के बजाय क्या लेता है, बेसिक प्राइस पे लेता है। देखो पेपर में इतना डिटेल में नहीं जाएगा कोई भी कि भाई आप बेसिक पे लेते हैं पहले फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं, लेकिन ये रिफॉर्म हुए तो आपको पता होने चाहिए ना, मेंस में कोई पूछेगा आपसे यहाँ से। देखो कुछ चीजें सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, दीज थिंग्स आर फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, अदर थिंग्स आर फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। उनमें एक काम की चीज है एमसीए 21 सॉफ्टवेयर, ये चलो अभी बता देंगे। बाकी ये है कि पहले जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे होता था, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे होता है, जीवीए पहले फैक्टर कॉस्ट पे होता था, अब आपका बेसिक प्राइस पे होता है। ये इतना डिटेल में नहीं घुसेगा कोई भी, बस इतना है कि वो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया वहां से पूछ लेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बेसिक प्राइस एक नई चीज आ गई, इंक्लूड हो गई। तो आजकल क्या है, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे इंक्लूड जीडीपी कैलकुलेट होता है, पहले फैक्टर कॉस्ट पे होता था। जो जीवीए है वो पहले फैक्टर कॉस्ट पे होता था, वो आपका बेसिक प्राइस पे होता है, फिर सारे जीवीओ को ऐड करके आप जीडीपी निकालते हो। अब क्या है, आप सारा कॉर्पोरेट सेक्टर को इंक्लूड करने के लिए, पहले क्या था, मैनुअली वगैरह होता था या इनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, इन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया एमसीए 21, ठीक है, क्योंकि एमसी की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डेवलप किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21। ये सॉफ्टवेयर सारा आपको डेटा देता है कंपाइल करके, तो ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो एमसीए 21, ठीक है। फिर अब जो जीडीपी आती है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर पूरा आपका कवर करते हैं हम, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज की जो एक्टिविटीज है उनको कवर करते हैं, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन की उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे काम का पॉइंट कौन सा है, 1 और 4, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू 1 और 4। कई लोग क्या होते हैं भावना में बह जाते हैं कि मैं तो ये सारे 7 पॉइंट याद करूंगा या करूंगा, नहीं, जरूरत नहीं है, पढ़ो उतना ही जितना आपके पेपर के काम का है, ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है हमको। दूसरी बात ये है, जैसे आप खाना भी खाते हो तो आपके सामने 10 चीजें रखी रहती है, खाते तो उतना ही हो ना जितना पेट में जाएगा, सब तो नहीं खा सकते ना, सब खाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होगा, बीमार हो जाओगे। सेम यहाँ पे उतना ही खाओ जितना आपके पेपर में पूछने वाला है, नहीं तो याद रखने को तो 7 पॉइंट याद रख लोगे, मुझे याद है 7 पॉइंट किस काम के, ज्यादा नॉलेज फालतू में किसी काम की नहीं है, पेपर हमारा निकालना है हमें, तो जितनी नॉलेज चाहिए उतनी रखेंगे हम, ठीक है, गार्बेज नहीं रखेंगे दिमाग में। तो पहला और 4th पॉइंट आपका काम का, दूसरा तीसरा आप चाहो तो काट दो, मतलब आपको इतना याद रखना है कि अब सब कुछ सारी चीजें कवर होती हैं, और साथ में सबसे बड़ी काम की चीज क्या है कि भाई आपका अब कांस्टेंट ये बेसिक प्राइस एक चीज पिक्चर में आ गई, ठीक है, वो आप डिटेल में देख चुके हैं, उसका फॉर्मूला भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए पढ़ते वक्त कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है, तब तो आप दुखी नहीं रहोगे, नहीं तो आप दुखी रहोगे, ठीक है। लाइफ में भी होता है ना, आपके 50 दोस्त होते हैं लेकिन उनमें से एक ही काम आता है, जब समय पड़ता है तो एक ही काम आता है, तो एक ही रखो ना भाई, 50 जगह एंगेज होने से बढ़िया है एक जगह एंगेज हो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड 4th पॉइंट। अब ये नोट में वही लिखा है कि बेस ईयर क्यों चेंज किया गया है, तो वो हम सीपीआई डब्ल्यूपीआई में देख चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए, कई लोग बोलेंगे नहीं कि सर राइटिंग में कुछ समझ नहीं आया। द बेस ईयर has been changed from 2004 to 2011 to reflect the changes in the structure of the economy, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, इकोनॉमी का पैटर्न चेंज होता रहता है, नई चीजें बनती है, पुरानी चीजें ऑब्सोलीट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना उसमें, ठीक है। जैसे आप भी मोबाइल चेंज करते हो, पहले आप अलग तरह का मोबाइल होता था कीपैड वाला, आजकल आपका स्मार्टफोन आ गए, आगे जाके कुछ और आएगा, तो समय के साथ कंजम्पशन पैटर्न के साथ चीजें चेंज होती है, ऐसे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, जो पहले हम चीजें यूज करते थे अब नहीं करते। विद द पैसेज ऑफ टाइम some items become obsolete, some items become obsolete, obsolete का मतलब which are not in use, ठीक है, whereas some items are added in the consumption pattern, कुछ नए आइटम ऐड होते हैं, जैसे पहले कुछ और ऐड करते, कुछ और यूज करते थे, अब कुछ और यूज करते हैं। कीपैड वाले फोन का क्या काम, उनको साइड में फेंक दो, फ्लॉपी ड्राइव का क्या काम, उसको साइड में फेंक दो, ठीक है। सो द बेस ईयर नीड्स टू बी रिवाइज्ड periodically to reflect all these changes,
ठीक है जी। तो बेस ईयर क्यों आपका चेंज किया जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज होता है तो इसलिए आपको बेस ईयर को चेंज करना पड़ता है। ये चीज हम डिटेल में सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और आईआईपी में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेम चीज किसी का भी पूछे आपसे कि भाई बेस ईयर क्यों चेंज किया है, तो बेस ईयर चेंज करने का यही कारण है, टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। मैंने जब सीपीआई डब्ल्यूपीआई पढ़ाया था तो वहां पे और ज्यादा डिटेल में बताया था कैसे बास्केट में क्या क्या चीजें होती है, कैसे चेंज होती रहती है। तो वो आप एक बार देख लेना वीडियो अगर आपको ये देखना हो। बाकी ये इतना ही आपके काम का है। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट काम के, फर्स्ट, फोर्थ, ये तो आपको पता ही है, और बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहो तो रोक तो मैं सकता नहीं हूँ आपको, ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है। बाकी मैं जो काम का बता रहा हूँ। अब ये लास्ट स्लाइड, इसके बाद तो बस आपको क्या देखना है, बस ये स्लाइड भी कोई खास काम की नहीं, कैलकुलेशन है। जो नया मेथड है वो कैलकुलेशन वाला नया मेथड दे रखा है। पढ़ना चाहो, ये स्लाइड याद रखना चाहो रख सकते हो, पेपर में कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अब अगर हम जीडीपी पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है ये भी आपके लिए, ये कोई पूछेगा नहीं पेपर में, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शनल है अलग बात है, बाकी ये चीज कोई पूछेगा नहीं। तो देख लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है ये यहाँ पे, समझो बात को। कैलकुलेशन या न्यू मेथड, पूरी स्लाइड आपको विजिबल है? हाँ? पूरी स्लाइड विजिबल है या नहीं है? स्लाइड विजिबल है ना पूरी आपको? एनीवन? ठीक, देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये वाला साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाला साइड आप देख चुके हो पहले, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, ये चार चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। हमने तीन मेथड से निकाला, ठीक है, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, ठीक है। तो इनकम मेथड हमने निकाला, वो हम ये देख चुके हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट देख चुके हैं ना, कि आप क्या दोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों के बदले रेंट, यहाँ पे आपको वेजेस, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट और यहाँ पे आपको प्रॉफिट। तो ये चार चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है, कैसे निकालना है जीडीपी, इन चारों चीजों के बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। तो क्या है, अब किस तरह से जीडीपी निकलता है, पहले हम वेजेस लेते थे, पहले हम वेजेस लेते थे, अब वेजेस नहीं लेना है। लेबरर को क्या देते थे, वेजेस देते थे। अब वेजेस की जगह नया वर्ड यूज हुआ है, कंपनसेशन। वेजेस की जगह जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंपनसेशन, ठीक है। अब वेजेस यूज नहीं करते, अब यूज करते हैं कंपनसेशन। तो पहली चीज, वेजेस की जगह कंपनसेशन की क्या जरूरत पड़ गई, कंपनसेशन क्यों यूज कर रहे हैं वेजेस की जगह, तो उसका कारण ये है कि सिर्फ जो आपका लेबरर है, जैसे मान लो मैं हूं, मैं भी एक तरह से लेबरर ही हूं, मैं अपनी नौकरी करता हूं। तो ऐसा थोड़ी ना है मुझे सिर्फ सैलरी मिलती है, वेजेस के नाम पे सैलरी तो मुझे मिलती है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट मुझे प्रोविडेंट फंड वगैरह में भी तो पैसा देती है, जो मेरा सीपीएफ करता है उसमें कुछ गवर्नमेंट भी ऐड करती है। ऐसे जो बाकी के भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी आपके भले से ऑर्गेनाइज सेक्टर के या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हो, सबको गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ देती रहती है, ठीक है। कभी बोनस दे दिया, या फिर आपके मनरेगा वाले उनका कभी पैसा बढ़ा दिया, या कुछ सब्सिडी दे दी। मतलब कंपनसेशन में क्या है कि आपका वेजेस तो सिर्फ क्या होते थे, जितना आपने काम किया उसके बदले जो आपको सैलरी मिली, वो आपका वेजेस को दिखाता था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वेजेस मिलते हैं, वेजेस के अलावा आपको क्या मिलता है, वेजेस के अलावा आपको एडिशनल भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे पीएफ में आपका, जैसे आजकल क्या होता है, जैसे आपका गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले बताया था, मेरी सैलरी स्लिप भी मैंने आपको दिखाई थी। जैसे मान लो मेरा पीएफ में अगर 10,000 रुपये, अभी कितना कटता है, करीब 15,000 कटता है मेरा, मान लो इतना कटता है, तो इसमें 15,000 गवर्नमेंट मिलाती है। तो मेरा महीने का कितना हो गया, 30,000 मेरा सेविंग्स में जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने मिलाया। तो ये
मेरे वेजेस में तो सैलरी थी, लेकिन ये तो एडिशनल है। तो जो कंपनसेशन होगा ना भाई आपका, वो कंपनसेशन हर चीज को इंक्लूड कर लेगा, तो वो ज्यादा बेटर पिक्चर देगा कि किसको कितना पैसा मिला इकोनॉमी में। तो वो आपका जो वेजेस है उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, अब आपका कंपनसेशन से। ठीक है, पहली चीज आपको पता चल गई है। दूसरी चीज समझो, जो लैंड है और बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे कैपिटल है आपका पैसा, मैंने आपको बताया ना क्या था हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड वाला, अब ये आपका लेबर वाला तो क्लियर हो गया। अब लैंड और कैपिटल समझो। लैंड और कैपिटल आपके तब तक किसी काम के नहीं है जब तक कि आप उनको यूज करके कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर लैंड और कैपिटल आपका पड़ा हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख पड़े हुए हैं, वो 10 लाख कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो 10 लाख किस काम के, वो तो 10 लाख की 10 लाख की। ठीक है, बैंक में भी डाल दूंगा तो ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन कोई प्रोडक्शन तो मैं कर नहीं रहा, कोई चीज तो मैं बना नहीं रहा। ठीक है, इकोनॉमी को मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा ज्यादा। चलो बैंक में आपने दिया तो आगे बैंक लोन में दे देगा, वो ठीक है। लेकिन अगर आप वही 10 लाख इन्वेस्ट करते, कोई उसके कुछ चीज प्रोड्यूस करते या कुछ सर्विसेज आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या है, लैंड और कैपिटल तब तक किसी काम के नहीं है जब तक कि वो यूज ना हो। लैंड और कैपिटल तब तक किसी काम के नहीं है जब तक कि वो आपके यूज ना हो। लैंड और कैपिटल तभी आपके काम के होंगे जब उनका कंजम्पशन शुरू होता है। लैंड और कैपिटल आपके तभी काम के होंगे जब उनका कंजम्पशन शुरू होगा। जैसे मान लो मेरे पास कितनी लैंड पड़ी है, लेकिन अगर मैं उस लैंड का यूज नहीं कर रहा तो किसी काम के नहीं है। अगर मैं उस पर एक फैक्ट्री लगा दूं या एक इंडस्ट्री लगा दूं, तो वो अपने आप रेवेन्यू जनरेट करने लग जाएगी, अपने आप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा चीजों का, सर्विसेज का, गुड्स का, अपने आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अपने आप लोगों को इनकम मिलेगी, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्या होता था, अभी तक हम लैंड और कैपिटल यूज करते थे, ठीक है। अब लैंड और कैपिटल के बदले हम क्या यूज करते थे कि आपने लैंड दिया तो उसके बदले आपको क्या मिलना चाहिए, लैंड के बदले आपको रेंट मिलना चाहिए। और अगर आपने कैपिटल दिया तो उसकी जगह आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन अब इन दोनों की जगह, इंटरेस्ट और रेंट की जगह, ठीक है, इंटरेस्ट और रेंट दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों चीजें ना, इंटरेस्ट और रेंट, इन दोनों क्या है आपके, क्या ये एसेट्स है आपके। ठीक है, एसेट्स है ना, ये आपका लैंड भी एसेट है, आपका कैपिटल भी एसेट है, दोनों से आप चीजें बनाते हो। जमीन आपको पता है, जमीन आपके पास है तो आप राजो, पैसा है आपके पास तो आप राजो। ठीक है, आप लैंड है तो आप वहां पे कुछ भी फैक्ट्री लगा सकते हो, इंडस्ट्री लगा सकते हो, कोचिंग लगा सकते हो, बेच सकते हो वैसे ही। ठीक है, जैसे हरियाणा में गुड़गांव में सबने बेच दी अपनी, आजकल सब बॉडी लेके घूम रहे। पैसा है आपके पास तो उसको भी आप यूज, मतलब ये एसेट्स है ना, दोनों आपको कमा के देते हैं। अगर आपके पास लैंड है किराए पे भी दे सकते हो, ये दोनों एसेट्स हैं। लेकिन ये एसेट्स तब तक एसेट नहीं बनेंगे जब तक इनका कोई यूज नहीं हो। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। जैसे वेजेस को किससे रिप्लेस किया है, वेजेस को रिप्लेस किया कंपनसेशन से। और इंटरेस्ट और रेंट, इन दोनों को मिला के, क्योंकि आपको इंटरेस्ट और रेंट किस पे मिलता था, ये दो एसेट्स पे, लैंड पे और कैपिटल। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिया, इसके लिए एक नया वर्ड यूज हुआ है इन दोनों के लिए, इंटरेस्ट और रेंट के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए कंबाइंड, इसका मतलब लैंड और कैपिटल के लिए एक नया वर्ड यूज हुआ है, जिसे कहते हैं हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो सेकंड वाला जो है, ये दोनों, एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, क्लियर करता हूं। जो आपका लैंड और कैपिटल, ये दोनों एसेट्स हैं। जब भी इनको आप यूज करोगे तो यू विल प्रोड्यूस समथिंग। तो इनके लिए नया वर्ड यूज हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब देखो कमाल की बात यह है कि ये हमने वर्ड क्यों यूज किया, हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है कि हम ये सब चीजें चेंज कर रहे हैं, पहले सब अच्छा तो चल रहा था।
क्या जरूरत पड़ती है कि आप अपना सिलेबस चेंज करते हैं आपका केएस का, क्या जरूरत पड़ती है कि यूपीएससी का सिलेबस चेंज करते हैं, ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है कि आप नए नए फोन लाते हो, ठीक है, पुराने वाले से काम चल तो रहा था, 2G से काम चल रहा था, 3G लाने की जरूरत पड़ी, 4G लाने की जरूरत है, 5G लाने की जरूरत, क्यों? क्योंकि समय की जरूरत ऐसी है, डिमांड। आपका जो विदेशों में या फिर जो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज है जितनी भी है, वो सब ये वाला मेथड यूज करते हैं, ये वाला मेथड यूज करते हैं। समझ गए आप बात को? पहले क्या होता था, ये वाला हम करते थे, लेकिन अभी हमें क्या है कि सबको सबके साथ मैच भी करना है। फिर साथ में क्या है, जब यूनिफॉर्मिटी होगी हमारे यहाँ की फाइनेंशियल सिस्टम में, या जो भी आपका कैलकुलेशन जिस तरह से होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो बजट है उसमें हम कैलेंडर ईयर के साथ मर्ज करने वाले हैं। आपके जो हमारा बजट वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कैलेंडर ईयर के साथ मर्ज करने का प्लान चल रहा है। अभी अपना कहाँ से कहाँ चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो क्यों? क्योंकि कैलेंडर ईयर के साथ मर्ज करने का क्यों चल रहा है? क्योंकि जितनी एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से काम करती है। तो अभी अगर हमारी कंट्री में वो आती है तो उनको 2 पार्टों में तोड़ना पड़ता है खुद की कैलकुलेशंस को। पहले अप्रैल से लेके आपकी दिसंबर तक, और फिर दिसंबर से जनवरी से लेके मार्च तक, तो उनके लिए डबल कैलकुलेशन हो जाती है। तो अगर आप चीजों को इजी कर दोगे, इसलिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, ईओडीबी की, कि भाई उसमें इंप्रूव करनी है रैंकिंग। अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में कि हमने काफी कुछ इंप्रूवमेंट किया है, और उस वजह से हमारे यहाँ पे काफी एफडीआई बढ़ा दी है। देखो, एफडीआई और एफआईआई मैंने आपको बताया था कि पैसा हमारा नहीं है, लेकिन हमें चाहिए तो सही ना। जब तक हम डेवलप नहीं हो जाते अच्छे से, तब तक तो हमें दूसरे को पैसे से एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एसेट्स अगर क्रिएट कर रहे हो आप एफडीआई का यूज करके, लोगों को जॉब्स मिल रही है, इकोनॉमी आपकी बूम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो फिर अच्छा है एफडीआई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपके पास खुद का पैसा नहीं है तो दूसरे का पैसा ला के काम करो। जैसे होता है ना, गुजराती बिजनेसमैन क्या करते हैं, गुजराती और मारवाड़ी अपने पैसे से बिजनेस नहीं करते, दूसरे के पैसे से बिजनेस करते हैं। तो आप बिजनेस, जैसे मान लो मैं, आप लोन लो 10 करोड़ का, आप 10 करोड़ का लोन लेके अगर आपने 20 करोड़ कमाए, 10 लोन चुका दिया, 10 करोड़ आपकी जेब में चले गए, आपका पैसा भी नहीं लगा, आप करोड़पति बन गए। तो इस तरह से बिजनेस करते हैं। तो ऐसे ही अगर एफडीआई का आप सही यूज कर रहे हो, मैंने आपको पहले बोला था, अगर आप डेट है, आपके ऊपर उधारी है, अगर उस उधारी को लेके आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हो तो वो उधारी कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन वो पैसा लेके आप उड़ा दे रहे हो तो वो गलत चीज है। आपने पैसा लिए घर वालों से, बुक्स खरीदी, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाएंगे किसी भी तरीके के आप बुक पढ़ो। आपको पैसा दिया, वो आपने इधर उधर उड़ा दिया खाने पीने में, मूवी देखने में, तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही है कि जहां जैसा फॉलो होता है अदर कंट्रीज में, हम भी अपना उसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो आपका है, अब आपको ध्यान रखना है, पहले को कंपनसेशन से रिप्लेस कर दिया, दूसरे और चौथे को इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट किस पे मिलता था हमें, कैपिटल पे, और लैंड पे मिलता था रेंट। तो लैंड और कैपिटल को रिप्लेस कर दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये देखो यहाँ लिखा भी है। अब आप ही सोचो भाई, जीडीपी में मैं तभी तो चीजों को काउंट करूंगा जब वहां पे कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही। तो जब तक मेरी लैंड या फिर मेरा पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो जीडीपी में कैसे काउंट होगा? नहीं होगा ना। जीडीपी क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगे उनकी मनी वैल्यू। तो जब तक इनका यूज नहीं होगा प्रोडक्शन में, तब तक तो ये किसी काम के नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही जब इनका यूज होगा, तब ये काउंट होंगे आपके किसमें, जीडीपी, ठीक है। अब आ जाओ आप थर्ड पॉइंट। थर्ड आप देख रहे हो, थर्ड लिखा है मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 3 चीजें हमारे पास। पहला है कंपनसेशन, दूसरा है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और थर्ड है आपका मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, मिक्स्ड इनकम अलग वर्ड है, ऑपरेटिंग सरप्लस अलग वर्ड है। ऑब्लिक करके इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही रेस्पेक्ट में यूज हुआ, ठीक है। तो समझो इस बात को, ठीक है। पहला समझ आ गया आपको, दूसरा समझ आ गया, तीसरा वाला समझो। देखो, वेजेस को लेबर से रिप्लेस कर दिया, इंटरेस्ट और रेंट को आपका
इससे रिप्लेस कर दिया सेकंड वाले से, मतलब लैंड और आपके कैपिटल को। अब बचा आपका क्या, प्रॉफिट। तो क्या होता है, जैसे आपके दो सेक्टर होते हैं हमारे यहाँ पे, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि जो आपका ऑर्गेनाइज है, फॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि कितना पीएफ मिल रहा है, कितना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज, जैसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज आपकी, ठीक है, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह गांव में, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज जैसे कि आपका रिलायंस, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। साथ में क्या है, जैसे रिलायंस वाला है, तो रिलायंस वाला क्या करेगा, अपने लेबरर्स को वेजेस देगा, प्रॉफिट खुद रखेगा। यानी रिलायंस के केस में या ऑर्गेनाइज सेक्टर के केस में दो चीजें क्लियर है एकदम, कि वेजेस किसको कितने देने हैं, और जो मालिक है वो प्रॉफिट कितना रखेगा। ये दो चीजें क्लियर है, मतलब वहां क्लियर का डिस्टिंक्शन इनमें है। तो इसलिए वहां पे ये जो प्रॉफिट है, जो एंटरप्रेन्योर ले रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किसके केस में यूज होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के केस में। ओ फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, ओ फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे क्लियर कट आपको पता है वेजेस कितने देने और प्रॉफिट कितना रखना है। तो जो प्रॉफिट के लिए वर्ड वहां पे यूज हुआ है वो हुआ है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। इज इट क्लियर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में यूज हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो आपके चारों चीजें कवर हो गई। अब बच गया मिक्स्ड इनकम। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, जैसे आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट, मान लो मैं हूं, मैंने गांव में एक विलेज में खुद ही अपनी फैमिली के साथ मिलके कोई छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री खोल रखी है, या कोई हैंडीक्राफ्ट का है। अब यहाँ पे काम करने वाले मेरे सारे घर वाले, प्रॉफिट भी मैं ही रखूंगा, वेजेस भी हम खुद ही रखेंगे सारे। यानी इस केस में वेजेस और प्रॉफिट में डिस्टिंक्शन करना मुश्किल है अनऑर्गेनाइज के केस में। अनऑर्गेनाइज के केस में आप वेजेस और प्रॉफिट में कैसे डिस्टिंक्शन करोगे, आप खुद ही मालिक हो, खुद ही आप नौकर हो, सब कुछ आप ही हो, वेजेस भी आप ही रख रहे हो, प्रॉफिट भी आप ही रख रहे हो। तो आपको पता ही नहीं कितने वेजेस मिल रहे हैं, कितने प्रॉफिट मिल रहे हैं, कुछ आपको नहीं पता। तो ऐसे केस में जो आपका प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेजेस और प्रॉफिट में क्लियर का डिस्टिंक्शन नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के केस में जो आपका प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज होगा उसे कहते हैं मिक्स्ड इनकम। देखो मिक्स्ड है ना, यहाँ पे वेजेस और आपका प्रॉफिट क्लियरली आपका डिस्टिंक्शन नहीं है उनमें, देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट। सो इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर द वर्ड यूज्ड इज मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक है जी। तो ये तीन वर्ड आपको क्लियर हो गए, ये आपका कंपनसेशन, दूसरा कंजम्पशन, और तीसरा। अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं। तो देखो पुराने मेथड में क्या होता था, पुराने मेथड में हम इन चारों को ऐड करते थे, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपके पास आता था जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आता था। फिर उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते थे, सब्सिडीज माइनस करते थे, तो आपका जीडीपी आता था करंट मार्केट प्राइस पे। यही तो होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो टैक्सेस ऐड कर दो, सब्सिडीज माइनस कर दो। फिर इसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते थे बेस ईयर के साथ मिला के, तो हमारा आता था जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। ये मेथड था, ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले कि किस तरीके से कैलकुलेट होता था। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट पे आएगा, फैक्टर कॉस्ट पे आप ऐड करो डायरेक्ट टैक्सेस, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज माइनस करो, आपका मार्केट प्राइस मिल गया, लेकिन वो करंट मिलेगा। अब करंट को आप इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करोगे, जीडीपी डिफ्लेटर मैंने आपको समझाया, जब उसके साथ एडजस्ट करोगे तो आपको रियल जीडीपी मिलेगी, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, करंट मार्केट प्राइस पे नॉमिनल। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब नए मेथड में क्या है,
नए मेथड में आपने इन तीनों को ऐड किया, बात वही है, पहले आप ये लेते थे, आप उसकी जगह ये ले रहे हो क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसे। आपके पास अब जीडीपी नहीं अब आएगा, आपके पास जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पहले हम जीडीपी बोलते थे, उसको अब क्या बोला है, जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्या करोगे आप, फैक्टर कॉस्ट पे जो जीबी आया उसमें आप प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड करोगे और प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस करोगे, तो आपके पास आ गया जीबी एट बेसिक प्राइस। मैंने कहा ना एक बीच में एक स्टेज और आ गई। फिर जितना बेसिक प्राइस पे आपका जीबी आया, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी आपकी सर्विसेज वगैरह प्रोडक्शन करती हैं, उन सबको ऐड किया, उसमें प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज का दोनों को पिक्चर में लिया, ये ऐड करेंगे माइनस करेंगे, आपके पास आ गया जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, और उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे, यू विल गेट जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे पिक्चर में चेंज क्या हुआ है, सिर्फ ये बेसिक प्राइस वाला चेंज हुआ, बीच में पिक्चर में आ गया, सेम वही चीज है। दो चीजें आपको समझ आ गई कि नाम चेंज कर दिया है और साथ में ये बेसिक प्राइस बीच में इंक्लूड कर दिया, बाकी सब चीजें सेम। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट जीडीपी बोलते थे, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द ओल्ड मेथड एंड द न्यू मेथड। अब काम की बात यह है, काम की बात यह है कि आपको ये नहीं पता कुछ भी तो डोंट वरी, पेपर में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे ड्राइव किया, ये तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में चले गए। हाँ, ये याद रखना है आपको कि किसको किससे रिप्लेस किया, मिक्स्ड इनकम किसके केस में यूज होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस किसके केस में यूज होता है, कंपनसेशन किसके लिए यूज किया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन किसके लिए यूज किया। बाकी ये सब फालतू की कैलकुलेशन समझा दिए मैंने, आपको समझ तो आनी चाहिए। देखो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए चीजें। अगर आपको समझ नहीं आ रही है मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर है आपको कि एक बार घर जाके देखना, आज समझ आ जाएगा, नहीं आए यू कैन आस्क। ठीक है, कोई भी इतना डिटेल में नहीं जाता जीडीपी में, आप कहीं पे पढ़ लेना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, हम जीडीपी में बहुत डिटेल में चले गए। अब ये वही चीजें जो मैंने आपको समझाई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। एफडीआई क्यों ऐड होगी भाई जीडीपी में, जीडीपी में सिर्फ वो चीजें ऐड होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, एफडीआई कैसे ऐड हो जाएगी उसमें, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होंगी वो ऐड होंगी सारे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी वहां से बाहर का पैसा इन्वेस्ट करता है और उससे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, दे विल बी इंक्लूडेड, दे विल बी इंक्लूडेड। ओके, लेकिन ज्यादा एफडीआई आएगा तो इसका मतलब आपके ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे ना, ज्यादा एफडीआई आने का ये फायदा है ना, समझ रहे हो। ओके, तो देखो जो चीजें आपको पढ़ाई वो यहाँ लिखी है। पहला पॉइंट देखो आप, ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं। ये देखो पहला पॉइंट, अर्लियर दी wages includes only salary, but now the compensation which has replaced wages will include salary as well as the social contribution to the employee by the employer, for example EPF, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था 15,000 अगर कट रहे हैं तो 15,000 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर, पहले वेजेस होते थे, वेजेस की जगह आपका कंपनसेशन में जो चीजें मिलती है वो भी ऐड होती है। दूसरा देखो, इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इट इज वेरी इजी टू सेपरेट द वेजेस फ्रॉम प्रॉफिट, टू सेपरेट द वेजेस फ्रॉम प्रॉफिट सच एज wages from profit, but in the case of unorganized sector such as agro based industries, cottage industries, etc., it is not possible to separate the wages from profit due to the lack of standard counting. Therefore in that case the mixed income will be used and operating surplus for organized sector. Second point is clear, थर्ड पे आ जाओ, the consumption of fixed capital is the standard method adopted by United Nations, World Bank,
IMF, OECD and European Commission. It is based on the system of national account. Under this system, if the capital asset is not used for the production of final goods, then it is termed as intermediate good. तब तो इंक्लूड नहीं करेंगे इसको. And included in the and not included in the included in the calculation of GDP. But when the production of final good starts, then that capital asset will decline in value and the final product is generated. ठीक है, तो इस तरीके देखो क्या बोल रहा है ये. हाँ एक मिनट, ये ऐसे बोल रहा है कि जब तक वो, जैसे आपका टी है, मान लो टी है आपकी, टी की वैल्यू है 250 रुपीज, मान लो 1 kg या हाफ के जी, हाफ के जी की टी आपकी 250 की है. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है वो समझो इस बात को. ठीक है, ये पॉइंट वैसे हो गया था. 250 की आपकी टी है हाफ के जी, ये आपकी जीडीपी में कैलकुलेट होगी. ठीक है, जीडीपी में कैलकुलेट होगी क्योंकि आपकी टी 250 की है, कुछ चीज प्रोड्यूस की ना मैंने. लेकिन अगर अभी ये क्या है आपका, अभी ये किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, फाइनल गुड की तरह ट्रीट हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इससे, इस टी को यूज करके, ये कोई चाय की पत्ती है, इस टी को यूज करके मैं आपकी चाय बनाऊं, अब इसमें मैं आपका शुगर भी ऐड करूंगा, टी भी ऐड करूंगा. अब यहां पे ये टी आके किसका काम कर रही है, इंटरमीडिएट गुड का. क्योंकि अब फाइनल गुड क्या है आपका, ये वाली चाय आपकी फाइनल गुड है. तो यहाँ पे डिपेंड यही बात हो रही है यहाँ पे कि जो आपके कैपिटल एसेट्स हैं वो कब इंटरमीडिएट गुड होते हैं, कब फाइनल गुड होते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे. जब तक वो प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे वो इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन जैसे ही वो प्रोड्यूस करेंगे तो उनसे एक फाइनल गुड प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को प्रोड्यूस वो इंक्लूड करते हैं. अगर ये आपका एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, बेटर समझ में आएगा, इसको हटा देते हैं. देखो यूपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. देखो कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये अभी आपका शुगर का ही ले लो आप एग्जांपल, शुगर है आपका. ठीक है, ये आपका शुगर केन ले लो, दोनों ले लो. ठीक है, और यहाँ पे एक आप टी ले लो, 3 चीज ले लो. शुगर केन अपने आप में एक फाइनल गुड है. ठीक है, अपने आप में एक फाइनल गुड है, बिकता है, पैसा मिलता है. शुगर केन को आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो. ठीक है, तो ये फाइनल गुड है, पहली स्टेज में ये फाइनल गुड है. तो इसकी वैल्यू अपने आप में, शुगर केन की वैल्यू अपने आप में, शुगर केन खुद एक वैल्यूएबल चीज है. लेकिन क्या हो, मैं इस शुगर केन से शुगर बनाऊं तो शुगर केन की वैल्यू तो डिक्लाइन होगी. अब आप शुगर केन से अगर शुगर बना रहे हो तो क्या शुगर केन की वैल्यू उतनी रहेगी, नहीं, शुगर केन की वैल्यू तो डिक्लाइन होगी. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये फाइनल गुड की तरह ट्रीट हो रहा था जब तक ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं हो रहा. जैसे ये प्रोडक्शन प्रोसेस में गया ये यूज होगा, अब ये यहाँ पे होगा इंटरमीडिएट गुड. तो अब इसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी, लेकिन वैल्यू किसकी बढ़ेगी, जो इससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी. पहले शुगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, पहले तो सिर्फ शुगर केन एग्जिस्ट कर रहा था, तो शुगर केन ही फाइनल प्रोडक्ट था. लेकिन अब शुगर केन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे आपने उससे शुगर बनाना शुरू किया तो अब शुगर एग्जिस्ट कर रही है. तो अगर शुगर एग्जिस्ट कर रही है तो अब किसकी वैल्यू रह जाएगी, सिर्फ शुगर की वैल्यू रह जाएगी. तो अब आपका ये जो इंटरमीडिएट, ये जो फाइनल गुड था, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे शुगर के केस में इंटरमीडिएट गुड बन गया. तो इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में और शुगर की वैल्यू बढ़ रही है. पहले तो शुगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था. अब क्या हो, इस शुगर से मैं टी बनाऊं तो मैंने मान लो 2 चम्मच उसमें, ठीक है, 2 चम्मच, हाँ तो टी स्पून करो, 2 चम्मच मान लो, वही बात है, 2 चम्मच मैंने इसमें शुगर डाली, ऐड की. ऐड करने के बाद क्या होगा, चाय की वैल्यू तो बढ़ेगी क्योंकि एक नया प्रोडक्ट आपने जनरेट किया. लेकिन शुगर की वैल्यू तो उसमें 0 हो गई. क्यों, क्योंकि शुगर अब टी को बनाने में यूज हो चुका है. शुगर यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज हो रहा है. तो कोई भी गुड आपका फाइनल गुड की तरह ट्रीट हो सकता है.
जैसे आपका टायर है या रबर है, इससे टायर बनता है। फिर आपकी गाड़ी है, कार। रबर अपने आप में एक फाइनल गुड है, बिकेगा, लेकिन जैसे उसको टायर बनाने में यूज करोगे इसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि टायर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब नई चीज बनी। फिर टायर को भी आप किसमें यूज करोगे, गाड़ी में, तो गाड़ी की वैल्यू बढ़ी, अब टायर तो उसमें यूज हो गया, तो गाड़ी की वैल्यू रह गई, गाड़ी फाइनल गुड है, उसमें टायर की वैल्यू पहले से इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपका कंजम्पशन होता है, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट है या प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इस तरीके से काम करता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपका फाइनल गुड की तरह ट्रीट हो सकता है, लेकिन जैसे ही उससे आप कोई नई चीज बनाने लगोगे तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, उसकी वैल्यू डिक्लाइन करेगी, और जो फाइनल गुड है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इज इट क्लियर? ये बात ध्यान रखना दिमाग में कि किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है, ठीक है? तो ये क्लियर। अब लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। उसके बाद परचेसिंग पावर देखते हैं, जीडीपी का लास्ट पार्ट। तो लिमिटेशंस हम ज्यादा वो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, क्योंकि पहले हम काफी कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला तो हम देख रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी कोई पिक्चर में नहीं लेता है। मैंने आपको पहले बताया कि आपका दो लोग हैं, मान लो इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, ठीक है, एक आपका मुकेश अंबानी है और दूसरा मैं हूँ गौतम अडानी, नहीं सिर्फ गौतम। मुकेश अंबानी 100 रुपए कमाता है और मैं 10 रुपए कमाता हूँ, तो जीडीपी हमारा कितना हो गया, 110। अब अगले साल क्या हुआ, अंबानी ने कमाए 200 और मैंने कमाए 5 रुपए, तो जीडीपी 205 हुआ। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि जीडीपी बढ़ा है तो बहुत भाई प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही बंदे की इनकम बढ़ी है, दूसरे का तो कम हुई, लेकिन आपको ओवरऑल जीडीपी ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी को पिक्चर में नहीं लेता है, तो ये दिक्कत है। तो इनकम इनइक्वालिटी को पिक्चर में लेने के लिए हमारे पास दूसरी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम देखते हैं, HDI, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखो इनकम इनइक्वालिटी को पिक्चर में नहीं लेता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर बार्टर एक्सचेंजेस को पिक्चर में नहीं लेता है। बार्टर एक्सचेंज जैसे गांव में अभी भी चलता है, आपने वीट दिया, वीट के बदले आपने कोई, ठीक है, कोई सब्जी ले ली किसी से, या किसी को सब्जी देके आइसक्रीम ले ली, ये चलता है गांव में, मेरे गांव में अभी भी चलता है, ठीक है। तो बार्टर एक्सचेंजेज, और जितने भी आपके ट्राइबल सोसाइटीज है वहां तो सारे बार्टर एक्सचेंज चलता है, ठीक है, क्योंकि उनको मनी का पता ही नहीं है, ठीक है। तो आज भी यहाँ पे है प्रिमिटिव सोसाइटीज काफी जहाँ पे बार्टर एक्सचेंज, तो अब उनमें थोड़ी ना जीडीपी काउंट करने जाएंगे हम कि ये वेजिटेबल इतने की थी, वीट इतने की थी, इतना देना चाहिए था, इसकी इतनी वैल्यू, इसकी इतनी, यहाँ तो मनी इंक्लूड ही नहीं हो रही ना, मनी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है। और आपको पता है जीडीपी में मनी वैल्यू देखते हैं, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सो बार्टर एक्सचेंज को ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो हर चीज की लिमिटेशन होती है, तो पहला तो इनकम इनइक्वालिटी को काउंट नहीं करता है, किसी एक की बढ़ रही है लेकिन ओवरऑल जीडीपी आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, दूसरे की कम हो रही है भले से, ठीक है। जैसे अभी आप देख लो अडानी अंबानी दो ही लोग अमीर हो रहे हैं, बाकी सब गरीब हो रहे हैं, जीडीपी आपको दिखेगी तो उन दोनों का ही है जो कुछ है, हम लोगों का क्या है। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ये हम बात कर चुके हैं पहले, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे आपका रिफाइनरी आपने बनाई, उसका प्रोडक्शन आपका जो भी है वो आपका काउंटेड होगा जीडीपी में, काउंटेड है, काउंटर नहीं है, काउंटेड, विल बी काउंटेड अंडर जीडीपी। लेकिन वो कितना पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, कितने वो आपका जो रिवर है उसको पॉल्यूट कर रही है, कितना जो आपका मेरीन एनिमल्स है उनको किल कर रही है, ठीक है, उसका पानी को पॉल्यूट कर रही है, पीने के लायक नहीं रहा वो पानी, तो वो पिक्चर में नहीं आता है। कितने लोगों को बीमार कर रही है वो, उनसे बीमार होंगे लोग, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, उनका इतना खर्चा होगा उन पे इलाज पे, वो नहीं देख रहे। तो रिफाइनरी जो है वो आपका पॉल्यूशन इतना कर रही है, लेकिन उसको हम, उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को हम नहीं देख रहे। कोई फिल्म स्टार है वो सिगरेट का ऐड कर रहा है, टोबैको का ऐड कर रहा है, वो उससे पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि हाँ भाई इसने इतना कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो जो ऐड कर रहा है उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को कैंसर हो रहा है, वो चीजें आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी काउंट नहीं करती कि आपने भाई, नेगेटिव भी नहीं करती है, पॉजिटिव भी नहीं करती है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो अच्छा काम कर रहा है। जैसे किसी ने अच्छी फैक्ट्री लगाई, रतन टाटा टाइप, वो तो ध्यान रखते हैं पूरा कि भाई सीवेज का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तो ये एक्सटर्नलिटी को काउंट नहीं करती है, ठीक है ना।
ये सिर्फ ये देखती है कि हाँ भाई पैसा मनी वैल्यू कितनी है, लेकिन ये नहीं देखती कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पे, एनवायरनमेंट पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ पैसा दिख रहा है, बाकी नहीं। तो 3 पॉइंट हो गए आपके। इनकम इनइक्वालिटी को पिक्चर में नहीं लेती, बार्टर को नहीं लेती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को नहीं लेती है। फिर अंडरग्राउंड इकोनॉमी को पिक्चर में नहीं लेती है। ठीक है, हमें पता ही नहीं ब्लैक मनी को कैसे लेगी, ब्लैक मनी का इसको पता ही नहीं है कितनी ब्लैक मनी जनरेट हुई, स्मगलिंग से कितना पैसा कमाया, ड्रग ट्रैफिकिंग से कितना कमाया, मनी लॉन्ड्रिंग से कितना कमाया। ठीक है, इसका पता ही नहीं है इसको। अंडरग्राउंड इकोनॉमी का किसी को नहीं पता, तो उसको कैसे जीडीपी में आप काउंट कर लोगे? हम कल बोल सकते हैं कि इतनी हमारी ब्लैक मनी है तो ये तो हमारा ही पैसा है, तो इसको जीडीपी में काउंट कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं है ब्लैक मनी कितना है, कहाँ है, किसके पास है, कैसे रिकवर करेंगे। इवन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वी डिडंट रिकवर एनीथिंग। ठीक है, तो जब पता ही नहीं है तो उसको आप जीडीपी में कैसे काउंट करोगे? तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी को भी काउंट नहीं करते हैं। फिर नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज, जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, होम मेकर, ठीक है, हाउस वाइफ नहीं बोलते हैं आजकल, क्या बोलते हैं? होम मेकर बोलते हैं। हाउस वाइफ क्या है आपका? डेरोगेटरी, डेरोगेटरी वर्ड है। हाउस वाइफ का मतलब पूरे घर की वाइफ, ऐसे नहीं होता ना। होम मेकर, हाउस वाइफ तो गलत है। तो होम मेकर वर्ड यूज करते हैं आजकल, हाउस वाइफ यूज नहीं करना इंटरव्यू वगैरह में भी, यूज द वर्ड होम मेकर। तो होम मेकर आपकी जैसे आप में से भी कुछ मैरिड होंगी, ठीक है, आपकी मदर भी होंगी, ठीक है, तो सब अगर आपके घर में काम करते हैं आपको उसके पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते ना। लेकिन आप मेड रखोगे, अगर आपने उसकी जगह एक मेड रखी, उसको तो आप पैसा दोगे ना भाई। तो मेड अगर रखी तो वो मार्केटेड एक्टिविटी। जैसे कोई मेड है, ये मान लो कोई मेड ही है जो मेड का काम करती है, कोई लेडी, वो जब मेड का काम कर रही है दूसरे घर तो पैसे ले रही है, लेकिन जब खुद के घर काम कर रही है तो पैसे नहीं ले रही। ऐसे कोई गार्डनर है, कोई माली, ठीक है, जब वो दूसरे के गार्डन में काम कर रहा है तो पैसे लेगा, जब खुद के में कर रहा है तो पैसे नहीं लेगा। तो वो नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज कौन सी है? जो है तो एक्टिविटीज, लेकिन उनका पैसा उसको नहीं मिलता, तो ये जीडीपी में कहां से कैलकुलेट होगी? ये नहीं होती है जीडीपी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप घर में काम कर रहे हो तो आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप सर्विसेज तो दे ही रहे हो ना। वही अगर आप पेड सर्विसेज होती, आपने मेड को, जैसे घर में मान लो कई लोग होते हैं कलाकार, मेकअप वेकअप करने में एक्सपर्ट होते हैं, उसने आपका मेकअप कर दिया या आपके बाल वाल काट दिए तो उसका पैसा वो नहीं लेगा। लेकिन आप बाहर से बुलाओगे किसी को या फिर आप जाओगे कहीं पे मेकअप कराने तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करती है। मनी वैल्यू तो उनकी भी है ना भाई, वही चीज आप बाहर जाके कराओगे तो पैसा देना पड़ेगा। आपकी मदर जो जितना काम करती है या फिर आप जितना काम करते हो, वही अगर आप मेड से कराओगे तो यू हैव टू पे। तो नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नॉन मार्केटेड में क्या आ गया? होम मेकर, गार्डनर। ठीक है, तो वो डिफरेंस समझो ना। जब कोई लेडी मेड की तरह काम कर रही है किसी के घर तो वो पैसा ले रही है, लेकिन जब खुद के घर कर रही है तो नहीं ले रही। लेना तो तब भी चाहिए, बनता तो तब भी है। तो अगर उसको भी इंक्लूड करते हैं हम तो हमारा जीडीपी ज्यादा दिखाई देता, उसको भी पैसा मिल जाता। ठीक है, लास्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पिक्चर में नहीं लेती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पिक्चर में कौन लेता है? ह्यूमन डेवलपमेंट लेता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसको आपने फैक्ट्री में काम करने के लिए रखा, या फिर मान लो हम ही लोग हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के और छोटा मोटा इधर उधर मान लो डेली वेजेस का काम करने लग जाए। तो डेली वेजेस का काम करके हम कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं जीडीपी में, कुछ पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले हमें पैसा मिल रहा है, वो इंक्लूड होगा हमारे जीडीपी में। लेकिन अगर पढ़ लिख के हम अगर डॉक्टर इंजीनियर बने, ठीक है, साइंटिस्ट बने, या तो फिर हम जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे आप तो वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, आप एजुकेटेड होगे, आप सोसाइटी को ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। आज की डेट में अगर आप डेली वेजेस में रोज 250 रुपए कमा रहे हो तो आज तो वो अच्छा है कि भाई हाँ ये अभी दे रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपने उसको पढ़ाया होता तो महीने के 2.5 करोड़ भी कमाता, अगर अच्छा डॉक्टर बनता, साइंटिस्ट बनता, इंजीनियर बनता, बिजनेसमैन बनता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पिक्चर में नहीं लेता है, ये सिर्फ ये देखता है कि कितना पैसा आ रहा है। अब बच्चों को आपने फैक्ट्री में लगा दिया, वो कमा के दे रहे तो वो जीडीपी में काउंट होगा कि हाँ भाई इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना काउंट हो रहा है। लेकिन अगर उन्हीं को आपने अच्छे से पढ़ाया होता, एजुकेशन दी होती, तो वो आगे जाके डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स अवर जीडीपी टॉपिक। ठीक है जी, तो जीडीपी का टॉपिक खत्म होता है। अब जीडीपी से रिलेटेड एक टॉपिक है वो पढ़ते हैं।
इसको करते हैं बंद। परचेजिंग पावर पैरिटी एंड जीडीपी, ठीक है। एक टॉपिक है परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, और जीडीपी से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए पढ़ लेते हैं, तो कई बार पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, इफ टाइम परमिट अस। इसकी भी मैंने आपको स्लाइड्स भेज दिया, मैंने ग्रुप में आपको, टेलीग्राम वाले ग्रुप में सारी स्लाइड्स भेज दी है, ठीक है। तो चेंजेस देखो, जितना मैंने पढ़ा दिया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इकोनॉमी में। अभी तो मैं आपको सिर्फ पढ़ाए जा रहा हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, जीडीपी तक ही मेन हमारे टॉपिक थे, और इकोनॉमिक सर्वे। अब छोटे मोटे टॉपिक्स है, थोड़ा माइक्रो का रह जाएगा, थोड़ा करंट अफेयर्स का, वो क्या थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे इकोनॉमी के वो रह जाएंगे, तो वो पढ़ेंगे हम, तो हो जाएगा इस वीक में कंप्लीट। बाकी हो सकता है जब आपका प्रीलिम्स वगैरह हो तब मैं थोड़ी क्लासेस आपकी ले लूँ, सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बाकी चीजों से भी रिलेटेड, तो देखेंगे। बाकी आपका हो सकता है आगे भी चला जाए पेपर, कुछ पता नहीं है, जेके पीएससी का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन होना चाहिए टाइम पे इस बार तो, ठीक है। बाकी यूपीएससी जो टाइम पे होगा वो भी देना है आपने, ठीक है। यूपीएससी के लिए टारगेट करो तो जेके पीएससी तो निकल ही जाएगा, क्योंकि पैटर्न ऑफ सेम है ना आपके लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है आपके स्टेट का, सबसे आपको अपने स्टेट में पीएससी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सिलेबस आपका सेम है, ओवरलैप करता है विद यूपीएससी। तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करोगे तो यूपीएससी नहीं भी निकला बाई चांस तो आप फिर ये तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और वो वाली बात है ना कि अपने अपने उसमें तो इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो वही वाली बात है। हमने देखा है कि बहुत से लोग आईएएस बन जाते हैं तो उनको कैडर, जैसे मान लो आप आईएएस बन गए, आपको कर्नाटका दे दिया, तो आपको तमिलनाडु दे दिया, उससे बढ़िया तो अपने स्टेट में वीडियो बढ़िया है ना। इतना भी वो भी तो चीज होती है ना फिर, क्योंकि आदमी एक बार बनने के बाद सोचता है यार कहाँ पोस्टिंग दे, वहां का फिर आपको पता नहीं है वहां पे किस तरह से सिस्टम काम करता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप दोनों ही के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपका स्टेट का निकल जाए, कई लोग अपने घर से दूर नहीं रहना चाहते, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि अपने स्टेट का प्रिपेयर करो, निकल जाओ, ठीक है। अब तो सीट्स भी काफी है, तो करो तैयारी, निकल जाएगा। इकोनॉमी तो मैंने आपको पढ़ा दी है, बाकी करंट के कुछ टॉपिक्स और पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, इकोनॉमी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, ये भी जीडीपी के रेस्पेक्ट में ही होता है। मैंने देखा मेरे काफी दोस्त हैं, मतलब दोस्त भी है, जूनियर्स भी है, जो उनको नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ, आईएएस है, आईपीएस है, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दी हुई है, परेशान रहते हैं, ठीक है। तो इससे बढ़िया तो अपने घर में बने होते हैं कुछ, ठीक है। अपने घर में आईएएस वो केएस ये हमारे यहाँ पे निकाला होता है राजस्थान का, एचडीएम वगैरह लगे होते हैं, तो वो भी होता है ना कई बार, फिर फैमिली का भी होता है, फिर ट्रांसफर का भी होता है, फिर आप कहाँ चले गए, तो दोनों के लिए प्रिपेयर करो, फिर आप देख लो कौन से में जाना है। यूपीएससी के लिए करोगे तो आपका ये तो निकल ही जाएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया आपका यही फायदा, देखो आपका सिलेबस एकदम ओवरलैप करता है। सो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है आपका, ये वर्ड देखो, इट कंपेयर्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात ये है कि भाई एक बास्केट ऑफ गुड्स आपने रख दिया, उसमें बहुत सारे गुड्स हैं अलग अलग तरीके के, ये बास्केट है आपकी, ठीक है? इसमें आपके बहुत सारे गुड्स हैं। अब इस इन गुड्स को खरीदने के लिए आपकी कितनी करेंसी लगेगी, आपकी कितनी करेंसी लगेगी, यानी ये आपको दिखाएगी कि भाई कितनी इजीली ये बास्केट्स जो है गुड की, ये आपके लिए इजीली अवेलेबल है या फिर नहीं है अवेलेबल। तो परचेजिंग पावर पैरिटी आपको क्या दिखाती है कि विद इन डिफरेंट कंट्रीज उनकी करेंसी में कोई बास्केट ऑफ गुड्स है, उसको खरीदने के लिए कितनी करेंसी आपको खर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा करेंसी खर्च करनी पड़ रही है उसी बास्केट को खरीदने के लिए, इसका मतलब आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज आपके वो जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो अवेलेबल नहीं है, वो गुड्स आपके यहाँ बनते नहीं है। और अगर आप आसानी से खरीद सकते हो इसका मतलब अच्छा है आपके यहाँ पे, ठीक है, इजिली आपके क्या है अवेलेबल है वो चीजें, तो वो अच्छा इंडिकेशन देती है आपकी इकोनॉमी का। जीडीपी तो सिर्फ ये बताती है कि कितना आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी ये बताती है कि भाई बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदना कितना इजी है। तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि यूएस के डॉलर में खरीदने के लिए कितना डॉलर चाहिए,
उसी के रेस्पेक्ट में रुपी कितना चाहिए, उसी के रेस्पेक्ट में पाउंड कितना चाहिए, उसी के रेस्पेक्ट में येन कितना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी एक इसी बास्केट को खरीदने के लिए मान लो मुझे $1 चाहिए, और वहीं पे अगर मैं पाउंड को कंपेयर करूं तो पाउंड को जब मैं डॉलर में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे मान लो $1.5 चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि जिस चीज को खरीदने के लिए यूएस में $1 चाहिए, उसी चीज को खरीदने के लिए यूके में आपका $1.5 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम परचेजिंग पावर पैरिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी आपको क्या देती है कि बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए आपको कितने करेंसी की जरूरत है विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, और आपको पता है डॉलर के रेस्पेक्ट में हम सारी चीजें देखते हैं, तो इसलिए डॉलर ही इसमें मेन चीज है। तो इट कंपेयर्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, जैसे अब आप अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी चीज को खरीदने के लिए $1 चाहिए यूएस में, और उसी चीज को खरीदने के लिए $1.5 चाहिए यूके में। तो यानी यहाँ पे रहना सस्ता है, यहाँ पे रहना ज्यादा इजी है, यहाँ पे रहना महंगा है। समझ गए आप बात को? और मान लो उसी चीज को खरीदने के लिए इंडिया में चाहिए $0.9, यानी इंडिया में रहना और सस्ता है, यानी इंडिया में चीजें आसानी से अफोर्ड हो सकती है। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी आपकी बताती है कि कहाँ कितना महंगा है रहना, कितनी आसानी से चीजें अवेलेबल है। ठीक है, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी फुल फॉर्म है इज एन इकोनॉमिक थियरी दैट कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज थ्रू ए बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट two currencies are in equilibrium known as the currencies being at par when a basket of goods is priced the same in both the countries taking into account the exchange rates. एट पार कब होगा? जब अगर वही चीज खरीदने के लिए आपको यूएस में $1 चाहिए और वही चीज खरीदने के लिए आपको यूके में भी $1 चाहिए, तो हम कहेंगे एट पार है उनकी। ठीक है, हम कहेंगे कि उनकी करेंसी क्या है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, some countries adjust their gross domestic product figures to reflect PPP। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज आपका पीपीपी के रेस्पेक्ट में भी निकालती है कि हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी इतनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे आपके काम का पेपर के लिए ये वाला पॉइंट है, आगे तो डिटेल में हम चल रहे हैं अभी। ये आपके काम का, मेंस में तो कभी नहीं पूछेगा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। ठीक है, कि किसी चीज को गुड्स ऑफ जो बास्केट है आपकी बास्केट ऑफ गुड्स, वो कितनी आसानी से अवेलेबल है या कितनी मुश्किल से अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। परचेजिंग पावर पैरिटी की कैलकुलेशन कैसे होती है, देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी S इज इक्वल टू P1/P2। एस क्या है आपकी, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी 1 टू करेंसी 2। ठीक है, P1 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड X इन करेंसी 1 और कॉस्ट ऑफ गुड X इन करेंसी 2। ये फॉर्मूला है इसका। आगे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, इसको जरूरत नहीं है आपको याद करने की, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, आगे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, कंपेयरिंग नेशंस परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, क्या जरूरत है, तो देखिए, टू मेक ए मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी कंसीडर्ड। ठीक है, however this one-to-one comparison is difficult to achieve due to the amount of data that must be collected and the complexity of the comparisons that must be drawn। देखो सीधी सी बात है, आप बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या रखोगे, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है, तो आप ऐसी कोई चीजें तो रख नहीं सकते ना जो सब में कॉमन है। ठीक है, और आपको सिर्फ 10 चीजें रख के तो आपको रियल पिक्चर मिलेगा नहीं, तो आपको बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज रखनी है, और वो भी कैसे रखनी है जो सब में कॉमन है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं सिस्टम, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, टू हेल्प फैसिलिटेट दिस कंपैरिजन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया एंड the United Nations joined forces to establish the international comparison program। ये याद रखना है बस आप, जो आपकी कंपैरिजन ये पीपीपी होती है, इसके पीछे सारा योगदान किसका है,
इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम 1968 किस किसने डेवलप किया था आपका? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया एंड योर यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई आपके जो फैक्चुअल टाइप के पेपर होते हैं, यूपीएससी नहीं, तो फैक्चुअल टाइप के कोई पेपर होते हैं सीएपीएफ वगैरह, इनमें पूछ लेता है। ठीक है, या जेके एसएसबी के जो होते हैं आपके। ठीक है, with this program the PPPs generated by the ICP, ठीक है, have a basis from a worldwide price survey that compares the prices of hundreds of various goods and services. This program helps international macroeconomists estimate global productivity and growth. ठीक है, every 3 years the World Bank releases a report that compares the productivity and growth of various countries in terms of PPP and US dollars. ये याद रखना। रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीपीपी से रिलेटेड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, both the International Monetary Fund and the OECD, IMF and OECD use weight based on PPP metrics to make predictions and recommend economic policy. ये बताते हैं कि इस कंट्री की पीपीपी इतनी रही, इसकी इतनी रही, इसको इतना इंप्रूव करने की जरूरत है, इसको इसमें इतना इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सब फालतू की चीजें। ठीक है, तो हमारे काम का ऐसा पॉइंट कौन सा है? ये किसी काम का नहीं, ये किसी का। ठीक है, क्योंकि पीपीपी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, इन कंटेम्पररी मैक्रोइकोनॉमिक्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफर्स टू दी टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन वन कंट्री। ये हम देख चुके हैं। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट्स द मॉनेटरी वैल्यू इन करंट, ये हम देख चुके हैं। रियल जीडीपी एडजस्ट द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर इन्फ्लेशन, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, however some countries adjusting GDP for the PPP value, this adjustment attempts to convert nominal GDP into a number more easily comparable between countries with different currencies. अभी देखा था हमने। अब ये देखो एग्जांपल सम। To better understand how GDP paired with purchase power parity works, suppose it cost $10 to buy a shirt in the US. ठीक है, यूएस में कितना लगता है? $10। एंड इट कॉस्ट, ठीक है, जर्मनी में आपका यूरो, €8 टू बाई एन आइडेंटिकल शर्ट इन जर्मनी। जर्मनी में €8 लग रहा है आपका। ठीक है, टू मेक एन एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, मतलब एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन का मतलब क्या है कि ये डॉलर है आपका, जैसे डॉलर आपका मान लो एप्पल है, और ये आपका यूरो है, ये आपका क्या है? ऑरेंज है। लेकिन अब ऑरेंज और एप्पल का तो कंपेरिजन नहीं हो सकता, तो आपको एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करने के लिए पहले इस यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैंने इस यूरो को डॉलर में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आया $15। $15 आ गया, यानी कि अब मेरे पास वही शर्ट आपकी यूएस में $10 की थी, और वही शर्ट आप यूरो में कन्वर्ट किया तो कितने की हो गई? $15 की। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ठीक है, तो ये वहां पे 15 की मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे 10 की यूएस में, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1.5। इसका मतलब क्या है कि जो $1 खर्च करते हो आप यूएस में, उसके लिए आपको $1.5 खर्च करना पड़ेगा जर्मनी में, अगर आपको यूरो के साथ खरीदनी है। समझ गए आप बात को? इसका मतलब जर्मनी में ज्यादा महंगाई है, वहां पे चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई है। समझ गए आप बात को? कैसे कंपैरिजन होता है? आपको किसी भी चीज को कंपेयर करना है, अगर रुपी और डॉलर को कंपेयर करना है तो रुपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप दोनों का डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा कि किसी चीज के लिए अगर यूएस में $1 खर्च करना पड़ता है तो उसके लिए इंडिया में कितना डॉलर खर्च करना पड़ता है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी है आपकी। इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल आपको क्लियर है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, फॉर्मूला भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब ये ड्रॉबैक से परचेजिंग पावर पैरिटी के, ये आप घर पे पढ़ना,
ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस, घर पे पढ़ना। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टैक्स डिफरेंस, देखो आपको पता है हर कंट्री में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है, तो उससे भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में फर्क पड़ेगा ना। जैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल हम बाहर से लाते हैं, महंगा हो गया तो दिक्कत है। टैक्स का डिफरेंस, टैक्स भी अलग अलग होते हैं। फिर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, ठीक है, कभी गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, ठीक है। फिर आपकी नॉन ट्रेडेड सर्विसेज, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह का कहीं पे खर्चा ज्यादा है कहीं पे कम है, लेबर कॉस्ट कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। फिर मार्केट कंपटीशन, ठीक है, मार्केट कंपटीशन का भी डिपेंड करता है, कहीं जगह पे भी मोनोपोली है, ठीक है, तो मोनोपोली है तो क्या होगा, वो चीजें महंगी होंगी आपकी। तो ये सारे पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टैक्स डिफरेंसेस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नॉन ट्रेडेड सर्विस, मार्केट कंपटीशन, ये आप कैसे पिक्चर में लाओगे गुड्स एंड सर्विसेज में, ये इंक्लूड नहीं होते ना वहाँ पे। ये तो हर कंट्री के लिए अलग अलग होगा। अब आप यूएस में चले जाओगे, वहां पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है, इंडिया में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है, टैक्स डिफरेंस है हर कंट्री में। आप दुबई चले जाओगे, जीरो टैक्स है। इंडिया में रहोगे आप टैक्स के नीचे दबे हुए हैं सब। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ज्यादा इंटरवेंशन करती है हर चीज। नॉन ट्रेड सर्विस, हमारे इंश्योरेंस, ठीक है, पैसा उसका ज्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट का फर्क है, यूएस में ज्यादा या कम है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि ये सारी आप पैरिटी में ला सकते हो। आप देखो, आपने परचेजिंग पावर पैरिटी में दो चीजों को कंपेयर कर लिया, डॉलर के साथ आपने कंपेयर कर लिया, वो तो करेंसी है, लेकिन क्या ये चीजें सब जगह पे सेम हो सकती है? इनको कैसे पैरिटी में लाओगे आप? ना तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर जगह पे सेम है, ना आपके टैक्स सब जगह पे सेम है। गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके की है, कोई इंटरवेंशन करती है कोई नहीं करती, कोई टैरिफ इंक्रीज कर देती है कोई डिक्रीज कर देती है। इंश्योरेंस वगैरह का, लेबर कॉस्ट, ये भी डिफरेंस है। मार्केट कंपटीशन, कहीं पे मोनोपोली है कहीं पे नहीं है, ठीक है, कहीं पे गुड्स सस्ते हैं कहीं पे महंगे हैं। तो ये कैसे आप करोगे? यहाँ पे पैरिटी नहीं ला सकते आप। तो जब यहाँ पे पैरिटी नहीं ला सकते, तो परचेजिंग पावर पैरिटी को आप ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट वो आपको पिक्चर देती है, ठीक है, ठीक है। तो ये while it is not a perfect measurement metric, purchase power parity does allow for the possibility of comparing pricing between countries that have differing currencies। बस currencies को लेके करती है, बाकी जो ड्रॉबैक्स है वो तो है। इन चीजों में आप पैरिटी नहीं ला सकते। आप लॉजिकली सोचोगे तो इनमें पैरिटी आ ही नहीं सकती। इन पांचों पॉइंटों में आप, जो मैंने समझाया वही लिखा है ना, इनमें पैरिटी नहीं हो सकती। अब आप दो स्टेट ही देख लो भले से, अपने यहाँ के दो स्टेट देख लो, वहां पे ट्रांसपोर्ट का अलग अलग। आप दिल्ली चले जाओ, मेट्रो है, वहीं आप मुंबई आ जाओ, लोकल है। लेकिन आप चेन्नई चले जाओ, ठीक है, या फिर आप यूपी में चले जाओ, ठीक है, वहां पे इतनी पॉपुलेशन है लेकिन कुछ नहीं है। तो वही वही है ना आपका। अगर आप देखो गुजरात में बस का अच्छा खासा वो है, ठीक है, सारा ट्रांसपोर्ट डेवलप है, बीआरटीएस वगैरह। दूसरी जगह पे जाओगे आप नहीं। तो फिर कंट्रीज टू कंट्रीज तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा फर्क है। फिर टैक्स का बहुत डिफरेंस है, यहाँ स्टेट टू स्टेट टैक्स का इतना डिफरेंस है, लिकर पे देख लो आप। तो कैसे यहाँ पैरिटी आप नहीं जनरेट कर सकते ना। तो ये प्रॉब्लम याद नहीं रखनी है पेपर के लिए, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखने हैं बस। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टैक्स डिफरेंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नॉन ट्रेडेड सर्विस और मार्केट कॉम्पिटिशन। प्रीलिम्स के लिए क्या काम का है कि हाँ भाई, परचेजिंग पावर पैरिटी आपका प्राइसेस को कंपेयर करता है, लेकिन ये परफेक्ट वो नहीं है कोई मेजरमेंट किसी चीज का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका एक दे रखा है परचेजिंग पावर पैरिटी से, ठीक है। तो आप देखोगे तो इंडिया थर्ड नंबर पे, ठीक है। इंडिया यहाँ पे, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, फिर इंडिया थर्ड नंबर। दिस कंप्लीट्स योर जीडीपी, दिस कंप्लीट्स योर जीडीपी। अब आपका क्या बचता है? इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे मुझे लगता है आज शुरू नहीं करेंगे, आज तो सही है, लेकिन देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे में। एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। कल खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, शायद एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। मुझे लगा था ज्यादा कुछ होगा, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, कोविड की वजह से सारा कोविड ही कोविड है। देखो क्या क्या पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे में। पहले तो ये देखेंगे कितना आपका जीडीपी रहने वाला है, ये 11 वाला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारा कितना ग्रोथ रेट रहेगा, 11। तो ये पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। ये सीपीआई वीपीआई कुछ नहीं पूछेगा, यही वाला पूछेगा। फिर कौन बनाता है क्या बनाता है, थोड़ा सा ओवरव्यू।
ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एंड कोविड, इस बार का सर्वे का आपका थीम क्या है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ये देखेंगे। फिर स्पेनिश फ्लू को हमने ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की है, ठीक है। फिर 4 पिलर स्ट्रेटेजी है हमारी, फिस्कल, फाइनेंशियल, कंटेनमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। कंटेनमेंट हमने किया था, ठीक है। फिर फिस्कल हमने मेजर्स लिए, फिर फाइनेंशियल हमने बहुत सारे मेजर लिए, और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम ले रहे हैं। कोविड पेंडेमिक से अपनी डिमांड और सप्लाई इंपैक्ट हुई है, फिर वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी हम देख चुके हैं, ये देखेंगे। फिर क्यों हम ये ऐसा सोच रहे हैं कि वी शेप्ड रिकवरी होगी, एक तो वैक्सीनेशन हमने काफी सही किया है, फिर उसके बाद काफी जगह पे अभी भी अच्छा रिकवरी मिल रहा है, जैसे आपका पावर डिमांड हो गया, रेल फ्रीट हो गया, ईवी बिल्स हो गए, ये देखेंगे। फिर जीडीपी का देखेंगे कितनी ग्रो करने वाली, 11%। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कितना आया। फिर डेट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, ये क्या होता है देखेंगे कल। फिर सर्विस सेक्टर के बारे में देखेंगे कितना कंट्रीब्यूट किया है, स्टार्टअप्स के बारे में देखेंगे, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं ये देखेंगे, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। फिर एग्रीकल्चर आपका सिल्वर लाइनिंग रहा है इस बार। सिल्वर लाइनिंग का मतलब है कि सारे आपके गड्ढे में चले गए सेक्टर, लेकिन एग्रीकल्चर ने फिर भी कमा के दिया है। फिर एक्सपोर्ट में देखेंगे किस देश से कितना आया, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। फिर लाइव स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्म लॉस को डिस्कस करेंगे, यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, उसकी स्लाइड अलग से बनी हुई है, उनको यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। फिर रेगुलेटरी फॉरबियरेंस, बैंक्स के ऊपर जो आपने रेगुलेटरी फॉरबियरेंस लगा रखी है, एनपीए जो उनके, ठीक है, वो सब। फिर इंडिया एंड इनोवेशन, इनोवेशन में इंडिया कितना पीछे वो देखेंगे, क्यों पीछे ये देखेंगे, ठीक है। फिर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। फिर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग हम देख चुके हैं, डिफेंस सेक्टर देखेंगे। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना, वो आयुष्मान भारत का पार्ट है, नेशनल हेल्थ मिशन। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है हेल्थ पे, वो देखेंगे। एजुकेशन लिटरेसी कितनी है, रूरल एनरोलमेंट कितना है, ये 3 चीजें काम की, पीएम ई विद्या, प्रज्ञाता, मनोदर्पण, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर वोकेशनल कोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कितने लोगों को दिया गया है स्किल वगैरह। फिर बेयर नेसेसिटीज में, ठीक है, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट और अदर फैसिलिटीज, ये क्या है, इनकी कंडीशन है इंडिया में। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे गोल्स कितने थे, जो गोल्स थे कितने हमने अचीव किए, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सब थोड़ा सा देखेंगे। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे हम पढ़ेंगे। फिर इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट है यू कैन आस्क, बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है। कल इकोनॉमिक सर्वे आपका कवर हो जाएगा।